नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है। 5वें चरण का मतदान खत्म होता है और छठे और 7वें चरण की तैयारी शुरू हो जाती है। बिहार की अगर हम बात करें तो अब तक 24 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और 40 में से अब बाकी जो सीट बचे हैं उनमें छठे चरण की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इन सीटों का हाल क्या है, यहाँ पर चुनावी मुद्दा क्या है, जातीय समीकरण क्या कहता है, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजीव रंजन जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन 8 लोकसभा सीटों पर जो छठे चरण में चुनाव होने जा रहे हैं वहां हाल कैसा है, वहां का जो माहौल है वो क्या बयां कर रहा है। तो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर सीट वाल्मीकि नगर की। क्या कहता है वहां का चुनावी माहौल? बिल्कुल वंदना जी। कल छठे चरण के मतदान के तहत कल बिहार के जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है जी। उसमें पहले नंबर की जो लोकसभा सीट है बिहार की जी। वो है वाल्मीकि नगर जी। देखिए वंदना, इस लोकसभा चुनाव में तमाम मुद्दे, जो भी मुद्दे हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे एक तरफ हैं जी। और दूसरी तरफ है वो है मोदी फैक्टर जी। जिसको हम यहाँ मोदी मैजिक भी कह सकते हैं। तो वाल्मीकि नगर में भी अगर वहाँ का अगर हम उसकी समीक्षा करते हैं उस लोकसभा क्षेत्र की, तो वहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं वो हैं जदयू के सुनील कुमार जी। चुनाव की जब घोषणा हुई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरह वाल्मीकि नगर में भी एंटी इनकम्बेंसी है सुनील कुमार को लेकर। लोग सुनील कुमार से खासे नाराज थे क्योंकि सांसद एक ऐसा मतलब कि जनप्रतिनिधि होता है कि उसके पास उससे लोगों की काफी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन सांसद की अपनी भी एक सीमा होती है। अब कहीं नली गली की समस्या है, चाहे किस तरह की और भी लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, तो सुनील कुमार उन शिकायतों से वहां दूर थे। लेकिन हम जब जैसे जैसे चुनाव मतदान का बढ़ा जा रहा है और उस समय था सुनील कुमार की टिकट कटने की भी बात थी, लेकिन जदयू ने एक बार फिर उन पर भरोसा किया है और वहां मुकाबला सुनील कुमार का दीपक यादव से है, वो नहीं है। वहाँ जो मुकाबले में है वहाँ है मोदी फैक्टर। अच्छा। और मोदी फैक्टर ही वहाँ काम करता हुआ दिख रहा है। अच्छा। जहां तक की बात है दीपक यादव की, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, दीपक यादव भी वाल्मीकि नगर के स्थानीय निवासी नहीं है। ये हरियाणा में चीनी मिल के इनका चीनी मिल चलता है हरियाणा में और उसके प्रोप्राइटर हैं। तो ऐसे में जो अभी वहां पर जो दिख रहा है वाल्मीकि नगर में, वो वाल्मीकि नगर में लोगों का जो गुस्सा था वहां के स्थानीय सांसद सुनील कुमार को लेकर, वो धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा है। और रही बात दीपक यादव का वो कनेक्टिविटी मतदाताओं के साथ नहीं बन रहा है जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक तगड़े मुकाबले के लिए वो कनेक्टिविटी हो। तो वहां पर लग रहा है कि सुनील यादव दीपक यादव वहां पर सुनील कुमार से थोड़े पिछड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां काफी पैसे भी खर्च किए गए हैं। और एक बात और हम यहाँ पर क्लियर कर देने हैं कि हम मतदान से ठीक एक दिन पहले बात कर रहे हैं। हाँ। और जो मतदान आज की जो रात होती है, आज के रात के बाद कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा सभी 8 लोकसभा क्षेत्र में। तो आज की रात कयामत की रात कही जाती है चुनावी भाषा में। तो आज की रात इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में क्या समीकरण बदलता है, कौन सी जाति किस जाति को सपोर्ट करने का फैसला लेती है, ये जो सारा फैसला आज की रात होता है। तो आज हम जो मतदान से करीब 16 घंटे पहले बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये आज रात में ये सिनेरियो काफी चेंज होगा। काफी चेंज होगा। तो वाल्मीकि नगर में वहां सुनील कुमार
और दीपक यादव के बीच मुकाबला है। दीपक यादव, राजीव जी टोकना चाहूंगी कि दीपक यादव का चीनी मिल भी है जी, हरियाणा में है। हाँ, हरियाणा में और नहीं, यहाँ पर भी हम भी गए थे भ्रमण पर, क्षेत्र भ्रमण पर, तो जो वहाँ के किसान थे वो काफी खुश थे। लेकिन कुछ लोग जो आप कह रहे हैं मोदी फैक्टर, तो मोदी फैक्टर जो है वो किसानों पर भारी पड़ सकता है। वो फैक्टर, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बताया ना कि आज की रात कयामत की रात है, और कयामत की रात में कौन किसको सपोर्ट करने का आज रात में फैसला लिया जाएगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलता है। लेकिन है वहां पर कि सुनील कुमार के प्रति जो वहां लोगों में गुस्सा था वो धीरे धीरे शांत होने लगा है, और वहां मोदी मैजिक जो है वो तेजी से काम करने लगा है। तो वहां सज्जन सभाओं में भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप यहाँ के सांसद को नहीं, आपका एक एक वोट सीधे नरेंद्र मोदी के पास आएगा। तो ये फैक्टर वाल्मीकि नगर में काम करता हुआ राजीव जी, पश्चिम चंपारण की बात करते हैं तो एक तरफ है संजय जायसवाल और दूसरी तरफ है मदन मोहन तिवारी। मतलब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि मदन मोहन तिवारी ब्राह्मण वोट को काटने के लिए वहां पर आए हैं। तो ऐसा कहा भी जाता है कि पश्चिम चंपारण में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, और बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं वो भी ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि संजय जायसवाल जो वहां के सिटिंग सांसद हैं, इस बार भी वहां से उन्हें टिकट मिला है, लेकिन दूसरी तरफ मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो क्या मदन मोहन तिवारी जो है वो ब्राह्मणों का वोट बटोरने में सफल हो पाएंगे? देखिए, यहाँ भी वही हाल है जी। यहाँ भी जो यहाँ के जो पश्चिमी चंपारण के जो मतदाता हैं वो अपने स्थानीय सांसद से खुश नहीं थे। वहां भी एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन चूंकि मदन मोहन तिवारी को वहां कांग्रेस की टिकट पर उतारा गया है, तो यहाँ लगता है कि थोड़ा सा कैंडिडेट के चयन करने में इंडिया गठबंधन से थोड़ी चूक हुई है। हालांकि मदन मोहन तिवारी के पास सबसे बड़ा चुनौती यही होगी उनके पास कि वो ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में कर सके। दूसरी तरफ वहाँ हम कह रहे थे कि संजय जायसवाल को लेकर के भी वहाँ लोगों में काफी गुस्सा था। उनके बारे में भी कहा जाता था कि वो वहाँ पर वहाँ के मुद्दों पर जो भी समस्याएं हैं उनके चुनाव क्षेत्र की, उसको वो मीट नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं है। लेकिन वहाँ भी फिर वही फैक्टर काम होगा कि ये पूरा चुनाव, जो छठे चरण का जो चुनाव है, वो मोदी को पसंद करने वाले लोग और मोदी का विरोध करने वाले लोग, ये दो तरह के मतदाताओं के बीच का ये चुनाव है। अगर पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल अगर मोदी फैक्टर के जो पूरे वोट है, मोदी फैक्टर के साथ क्या है कि उसमें सभी जातियों का वोट है, चाहे वो सवर्ण जातियों के वोट हो, चाहे वो ओबीसी हो या ईबीसी हो या दलित जातियां हो, ये सभी जातियों का वोट जो है वो मोदी फैक्टर के तरह हम देखते हैं कि वहां पर वो काम करता है। तो अब जातीय गोलबंदी वहां पर क्या किस तरह की हो पाएगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मोदी जी की सभाएं, वहां अमित शाह की सभाएं, इन जनसभाओं के बाद संजय जायसवाल की स्थिति कुछ बेहतर हुई है जी। अब पूर्वी चंपारण की बात करते हैं कि पूर्वी चंपारण का क्या हाल है, क्या माहौल है, क्योंकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों तरफ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। तो क्या यहाँ मोदी फैक्टर काम कर रहा है, या फिर जो इंडी गठबंधन का मोर्चा संभाले हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, इनका फैक्टर ज्यादा भारी पड़ रहा है? बिल्कुल, वहां भी पूर्वी चंपारण में भी राधा मोहन सिंह को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा था, और उनके चुनाव प्रचार की जो हम देखते हैं, उनके चुनाव प्रचार अभियान की जो हम बात करते हैं, तो राधा मोहन सिंह को कई स्थानों पर लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, और उनके मुंह पर ही लोगों ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई है। लेकिन फिर यहाँ भी वही हाल होगा, यहाँ भी जो मोदी फैक्टर जो है वो तेजी से लामबंद होता हुआ दिख रहा है, और जो योजनाएं जैसे 5 किलो अनाज की जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं इन दिनों, तो वो 5 किलो अनाज का मामला हो, उज्ज्वला का मामला हो, या इस तरह का जो लग रहा था लोग कि ये नाकाफी है लोगों को एक बार फिर एनडीए के वोट बैंक को बांध के रखने में, वो एक बार फिर नजर आने लगी हैं। और इस बार बहुत हद तक, अगर हम आज से जो 5 दिन पहले तक वहाँ की जो स्थिति देख रहे थे पूर्वी चंपारण की, उसमें लग रहा था कि
राधा मोहन सिंह के लिए ये रास्ता बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की चुनावी, प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री की चुनावी सभाएं हुई और भी कई भाजपा नेताओं की वहां चुनावी सभाएं हो रही हैं, उससे अब दिखने लगा है कि धीरे धीरे जो अविश्वास वहां के मतदाताओं में राधा मोहन सिंह को लेकर के था, वो अविश्वास को बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषणों ने वहां लोगों को बांध कर रखने में सफल दिख रहे हैं। जी, अब शिवहर की अगर हम बात करें तो एक तरफ जदयू से जहां लवली आनंद है, वहीं दूसरी तरफ राजद की प्रत्याशी ऋतु जायसवाल है। ऐसे में इन दोनों में कैसी टक्कर चल रही है? लोग किसके तरफ ज्यादा अपना झुकान कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं अपने सांसद के रूप में? देखिए, शिवहर की जहां तक बात करें तो वहां भी एंटी इनकन्वेंसी थी जी, लेकिन वहां अब मामला पलट गया है। एंटी इनकन्वेंसी जिस सांसद के खिलाफ था वहां पर, वो उस सांसद का इस बार भाजपा ने टिकट काट दिया है और वो कोटे के तहत वो सीट जेडीयू को चली गई है और वहां आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव मैदान में है। पूरा बिहार जानता है आनंद मोहन की छवि बिहार में एक बाहुबली नेता की है और अभी अभी वो बाहर आए हैं एक आजीवन कारावास की सजा को काट करके। तो वहां भी जातीय जो गोलबंदी जो दिख रही थी वो टूटती हुई दिखने लगी है। एक तरफ तो कहें कि शिवहर में जो फॉरवर्ड वोट है वो एक मुश्त दिख रहा है, वो लवली आनंद के पक्ष में दिख रहा है जी। लेकिन जो गुस्सा रमा देवी को लेकर था वहां के लोगों में, वहां के मतदाताओं में, तो रमा देवी का टिकट काट देने के बाद वो लोगों का गुस्सा बहुत हद तक शांत हो गया। और रही बात ऋतु जायसवाल की, ऋतु जायसवाल भी एक दबंग महिला नेता के रूप में इन दिनों उभरी हैं बिहार में। तो और वो मुखिया से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया है। एक आईएएस की पत्नी है ऋतु जायसवाल। तो ऋतु जायसवाल को लेकर के कि ऋतु जायसवाल को वहां जातीय गणित पर भरोसा है, वहां यादव मुस्लिम के साथ साथ उनको वहां कोयरी मतदाताओं और खासकर अब मल्लाह मतदाताओं पर उनका भरोसा है। तो अब ये देखना है कि अगर जो वैश्य समाज में रमा देवी का टिकट कटने के बाद जो लोगों में गुस्सा था, खासकर वैश्य समाज का गुस्सा, वो गुस्सा अगर शांत हो गया होगा कि रमा देवी का टिकट काटकर भाजपा ने या एनडीए गठबंधन ने एक अच्छा फैसला लिया है, तो अगर वो वोट ट्रांसफर होता है लवली आनंद को, जो परंपरागत वोट है एनडीए का या भाजपा का, हम खास कर भाजपा का, तो लवली आनंद के लिए रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन अगर वैश्य समुदाय का गुस्सा अगर शांत नहीं होता है तो फिर ये जो वहां कॉम्पैक्ट वोट दिख रहा है, एक मुश्त दिख रहा है जो वोट, वो है यादव का वोट, मुसलमान का वोट, कोयरी का बहुत हद तक वोट और मल्लाह का। क्योंकि अभी तेजस्वी यादव के साथ सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी लगातार चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। उनकी कई जनसभाएं शिवहर में हो चुकी हैं। तो ऐसे स्थिति में वहां मुकाबला बहुत कांटे का होगा और हारे जीते कोई भी, लेकिन मुझे लगता है कि जो हार जीत का अंतर जो होगा शिवहर में वो बहुत कम होगा, का नहीं होगा। ठीक है, अब वैशाली की अगर हम बात करें राजीव जी, तो वीणा देवी को लोजपा ने टिकट दिया है, लोजपा रामविलास ने 5 टिकट मिला था चिराग पासवान को, जिसमें से 1 वीणा देवी को दिया गया। दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला हैं। दोनों के बीच कैसी लड़ाई चल रही है? क्योंकि लगातार एनडीए के लिए बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में वैशाली में इसका असर कुछ है या नहीं है? क्या कहती है वहां की जनता? देखिए, वैशाली में भी वही हाल था। वीणा देवी को लेकर वहां काफी लोगों में गुस्सा था जी। और कई लोग तो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि वीणा देवी को लोजपा रामविलास से इस बार टिकट मिले। लेकिन अंत में चिराग पासवान ने अपने पुराने सांसदों में सिर्फ जिस एक सांसद को टिकट दिया अपने अलावा, वो थी वीणा देवी। शुरुआत में तो यही लग रहा था कि वीणा देवी भी पारस खेमे में चली गई थी, तो चिराग पासवान इनका भी टिकट वैशाली से काट लेंगे। लेकिन अंत में वीणा देवी को टिकट दिया गया। वहाँ एमआई समीकरण और भूमिहारों को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो हाँ, तो ये बताएं कि वीणा देवी राजपूत समुदाय से आती हैं, जबकि आरजेडी ने वहां जिस को टिकट दिया है मुन्ना शुक्ला भूमिहार समाज से आते हैं। मुन्ना शुक्ला को बाहुबली नेता के रूप में भी बिहार में उनकी अपनी पहचान है।
तो वहां की जो लड़ाई है वहां पूरा जातीय गणित पर ये लड़ाई दिख रही है। वहां सबसे अधिक वोट अगर कहें हम तो वो भूमिहार समुदाय का वोट है, क्योंकि वैशाली का अगर लोकसभा क्षेत्र की अगर वहां की हम भौगोलिक स्थिति देखें तो वैशाली जिला का सिर्फ एकमात्र विधानसभा क्षेत्र वैशाली में आता है और वो है वैशाली। इसके अलावा वहां जो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो मुजफ्फरपुर जिले से आते हैं। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर भूमिहार बहुल क्षेत्र है और अगर मुन्ना शुक्ला के प्रति भूमिहारों में इस बार रुझान भी दिख रहा है। अगर मुन्ना शुक्ला के भूमिहार वोट के साथ साथ वहां कुछ हद तक मुसलमान वोट भी एकजुट हैं, क्योंकि वो एनडीए के खिलाफ ही वोट कर रहे हैं। अगर वहां राजद का एमवाई समीकरण अगर वहां मजबूत होता है और यादवों ने अगर मुन्ना शुक्ला के पक्ष में एकजुट होकर मतदान किया तो वहां लगता है कि वहां बीना देवी का रास्ता बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस बार जैसे जैसे चुनाव का पहला चरण दूसरा चरण बीतता गया है, ये 7 चरणों के चुनाव में, तो पहले 5 चरण में ये जो जातीय गोलबंदी है बिहार में वो बहुत मुखरता से सामने आई है। और ये एक तरह से हम कहें कि ये फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का चुनाव बिहार में हो चुका है। ऐसे में अगर यादव वोट और मुस्लिम वोट के साथ साथ कोयरी और मल्लाह वोट को अपने पक्ष में लाने में सफल होते हैं मुन्ना शुक्ला, तो बीना देवी का वहां से निकलना काफी मुश्किल दिख रहा है। अच्छा, अब महाराजगंज की अगर हम बात करें तो महाराजगंज की भी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तरफ जहां वहां पर एनडीए ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो वहां के सिटिंग सांसद हैं उन्हें टिकट दिया है, दूसरी तरफ चुनावी मैदान में नया चेहरा उतारा गया है जो आकाश सिंह का है। आकाश सिंह बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं। ऐसे में वहां का माहौल, वहां का जातीय समीकरण क्या कह रहा है राजीव जी की किसके तरफ ज्यादा झुकान है लोगों का? देखिए वंदना, जब हम महाराजगंज की चर्चा करते हैं तो जो अभी फिलहाल जो सारण लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह की चुनावी हिंसा हुई है और वो से चुनावी हिंसा न कहें, उससे जातीय हिंसा का भी अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा कि मतदान के बाद 20 तारीख को छपरा में जैसे ही मतदान खत्म होता है उसके मतदान के दौरान ही वहां पर एक बूथ पर रोहिणी आचार्य को लेकर के जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं वहां से उनको लेकर के एक मामला शुरू हो जाता है, जो अगले दिन गोली चलने, फायरिंग और एक व्यक्ति की मौत और 2 लोगों के घायल होने के बाद वो मामला पूरे आग की तरह पूरे जिले में फैल जाता है। तो महाराजगंज का जो सीट है वो सारण जिले का ही एक सीट है। वहां से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, वो पहले वहां के निवर्तमान सांसद हैं और वो 2014 के भी चुनाव वो जीत चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जो चुनौती दे रहे हैं वो है आकाश सिंह। आकाश सिंह कौन है? आकाश सिंह बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं जी। तो यहाँ भी हम कहेंगे वो जाति से और राजपूत और भूमिहारों का यहाँ भी कहा जाता है। हाँ, यहाँ भी राजपूत और भूमिहार का के बीच की लड़ाई है। तो जहां तक अभी तक जो था कि शुरू में चुनाव की घोषणा होने से पहले जो लोग कयास लगाए जा रहे थे, तो बिहार के जिन सांसदों का टिकट कटने की बात हो रही थी तो उसमें एक नाम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का था। और लोगों को तब आश्चर्य हुआ कि जब बक्सर से अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया गया, शिवहर से रमा देवी का टिकट काट दिया गया, तो ऐसे में जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को एक बार फिर से महाराजगंज से भाजपा ने टिकट दिया तो वहां लोगों में एक तरह से काफी आश्चर्य भी था कि उनको लोग मान रहे थे, क्योंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लेकर के वहां के लोगों में गुस्सा भी था कि उनको भी लोग एक पैराशूट सांसद की तरह कि वो आते हैं, हवा से उतरते हैं और फिर लगातार गायब हो जाते हैं। इस बार लोगों का गुस्सा इसलिए भी थोड़ा ज्यादा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को काफी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या उनके समय कोविड-19 की थी कि तब घर घर में लोग कोरोना से पीड़ित थे, लोग ऑक्सीजन के लिए, छोटी छोटी दवाओं के लिए लोग दौड़ भाग कर रहे थे। तो इसको लेकर के भी कि तब सांसद वहां दिख नहीं रहे थे, तो ये भी गुस्सा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के तरफ को लेकर के लोगों में था। अब वहां का लड़ाई जो है अब आकाश सिंह निर्भर कर रहे हैं
कि जो वहाँ अभी जो तनाव दिख रहा है सारण में, छपरा में, उसका असर अगर महाराजगंज में पड़ता है और वहां पर यादव वोट के साथ साथ मुस्लिम वोट और अन्य पिछड़ी जातियों की वोट अगर वहां एकजुट होता है, जिसमें कोयरी भी हैं, मल्लाह भी हैं और इस तरह की अन्य कई जातियां हैं, कुर्मी भी हैं, तो अगर यह वोट वहां पोलराइज होता है तो जनार्दन सिंह सीकरीवाल महाराजगंज में फंसे हुए हैं। हालांकि आज हम फिर लोगों को याद दिलाएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज की रात बाकी है, ये रात आज कयामत की रात है। आज रात में ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ही आज जितना सेटिंग करना होगा तो एक ही पार्टी करेगी, ये दोनों तरफ से चलेगा। तो ये जब दोनों तरफ से चलेगा तो देखना होगा कि लोग वोट को या वोट के ठेकेदारों को कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन अपने हिसाब से अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है, और जो सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करेगा तो वोटों की बरसात उसी के पक्ष में होगी। सिवान की अगर बात की जाए तो सिवान लोकसभा सीट जो है काफी चर्चा में है, क्योंकि हिना साहब को इंतजार था कि राजद उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट उन्हें नहीं दिया जाता है। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं। दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं और फिर जदयू की विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं। ऐसे में निर्दलीय जीवन कुमार भी चुनावी मैदान में है। राजीव जी, तो आपको क्या लग रहा है वहां कौन सा फैक्टर काम आने वाला है? देखिए, सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब दोधारी तलवार की तरह नजर आ रही हैं। ये न सिर्फ वहाँ विजय लक्ष्मी का जो जेडीयू की कैंडिडेट हैं उनका खेल खराब कर रही हैं, बल्कि आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी का भी खेल वहां पर खराब कर रही हैं। सबसे पहले बता दें कि वहाँ जो अभी जो सीटिंग सांसद है वहाँ वो है कविता सिंह। कविता सिंह का टिकट काटकर जेडीयू ने इस बार विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है। कविता सिंह जाति से राजपूत जाति से आती हैं, तो जहां तक राजपूतों का वोट का सवाल था वो अपनी जगह है, लेकिन हिना शहाबुद्दीन के जो फॉलोअर्स थे, शहाबुद्दीन के जो समर्थक थे सिवान में, उनमें सबसे बड़ा जो चंक था, सबसे बड़ा वर्ग था, वो था अगड़ों का। वहाँ शहाबुद्दीन के समर्थकों में वहाँ ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, भूमियार भी हैं और कायस्थ भी हैं। तो शहाबुद्दीन का कुछ उस तरह का ऑरा था कि माले का जब उस समय वहाँ माले के साथ संघर्ष चल रहा था, तो शहाबुद्दीन ने से इन लोगों को, जिनके पास, जो मैं अगड़ी जातियों के का नाम ले रहा हूँ, उनके पास जमीन जायदाद था, तो उन्होंने अपनी जमीन और अपने खेत खलिहान के बचाव के लिए शहाबुद्दीन के तरफ की तरफ वो थे। अब थोड़ी सी वहाँ परिस्थिति बदल चुकी है, और अभी आपने कहा कि वहाँ राजद ने टिकट काटा है। राजद को यह उम्मीद थी कि हिना साहब वहाँ सिवान से चुनाव लड़ने के लिए वो राजद से संपर्क करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हिना साहब निर्दलीय वहाँ चुनाव मैदान में उतरी। तो हिना साहब को मैंने अभी कहा कि वहाँ उनको अगड़ी जाति के वोटरों का उनके पास सहारा है, क्योंकि शहाबुद्दीन के समय अगड़ी जाति के जो वोटर थे वो शहाबुद्दीन के समर्थन में ही हमेशा मतदान करते रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हिना साहब अगर अगड़ी जाति का वोट अपने पक्ष में लेने में कामयाब होती हैं, तो यह विजय लक्ष्मी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। उनका वोटर वहाँ उनका वोट कम होगा। उसी तरह से हिना साहब राजद के जो कैंडिडेट हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके लिए भी खतरा बनकर उभरी हैं, क्योंकि राजद का जो कोर वोट था सिवान में, जो शहाबुद्दीन जिससे हमेशा चुनाव जीतते रहे थे, वो कोर वोट को अगर हिना साहब के पास चला गया तो वो अवध बिहारी चौधरी के लिए वो समस्या पैदा करेगा। तो अगर आप हिना साहब को वोट दें, सिवान की जनता या न दे शायद सिवान के मतदाता उनको वोट, लेकिन आप जो भी वहां का चुनाव परिणाम आएगा उसमें हिना साहब को मिले वोट ही दोनों
कैंडिडेट के भाग्य का फैसला करेंगे। जी राजीव जी, 8 सीटों पर चुनाव होना है छठे चरण में। ऐसे में आखिरी सवाल है गोपालगंज को लेकर। गोपालगंज में क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहां आलोक कुमार सुमन को जदयू ने टिकट दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रेमनाथ चंचल को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने टिकट दिया है। हाल ही में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हैं महागठबंधन में और लगातार ये दोनों प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो क्या है वहां का माहौल? वहाँ का माहौल भी यही है। वहाँ भी वहाँ के जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, सिटिंग सांसद जो हैं गोपालगंज सुरक्षित क्षेत्र से आलोक सुमन, उनको लेकर के भी लोगों में भारी नाराजगी थी। वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी था, उन पर भी वही आरोप थे हैं जो सिगरीवाल पर थे या संजय जायसवाल पर या राधा मोहन सिंह को लेकर के जो जिस तरह के आरोप थे, जो लोग लगाते थे कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं, वो आते नहीं हैं, वहाँ के जन समस्याओं पर भी उनकी उनका कोई मदद नहीं मिल पाती है वहाँ के मतदाताओं को, तो वहाँ भी है। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कैंडिडेट जो है वीआईपी का वो थोड़ा कमजोर पड़ गया है। चंचल को टिकट दिया तो गया चंचल को टिकट, लेकिन जिस तरह का मुकाबला करना था वहाँ पर, और वहाँ पर यह है कि वो सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है, तो सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में जो जातीय गोलबंदी होती है वो उतनी मुखरता से सामने नहीं आती है, तो हमको वहां पर कोई बहुत ऐसे चौंकाने वाले नतीजे का हम वहां से उम्मीद नहीं करते हैं। चलिए, तो 25 तारीख कल है, ठीक एक दिन पहले इन 8 सीटों पर क्या है माहौल, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ है राजीव जी। और अब आज ही आखिरी रात है, आखिरी फैसला जनता करेगी, कल जाकर वोट देगी, परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। बाकी उसके बाद सिर्फ एक और फेज बाकी है छठे फेज के बाद, और उस पर ही जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।